बायोलॉजी रिविजन से संबंधित ये सबसे अंतिम टेस्ट है और ये बायोलॉजी का तीसरा टेस्ट हम लोगों का होगा और साइंस के संदर्भ में ये 11वां टेस्ट होगा। आज हम लोग यहाँ पे 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस तरह से जो आप लोगों को कहा गया था कि 450 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा जीव विज्ञान का रिविजन करवाया जाएगा, वो मोटा मोटी आपका हो जाएगा। यहाँ केवल बीमारी हम लोग यहाँ पे नहीं लिए हैं, एक टेस्ट और यहाँ पे हो सकता था लेकिन उसका क्वेश्चन अभी हम बनाए नहीं हैं और इसीलिए हम अभी वो प्रश्न जो है आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो मोटा मोटी आप मानिए चलिए जो मेन चैप्टर था वो आपका करवा दिया गया है। आप अगर थोड़ा बहुत खुद से करना चाहें तो बीमारी वाला जो चैप्टर है वो खुद से आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं छठा चैप्टर जो कि संबंधित है जीवों में पोषण और सातवां चैप्टर आनुवांशिकता, और यही दो चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं 150 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे और आनुवांशिकता से तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमको लगता है 100+ क्वेश्चन आपको केवल जीवों में पोषण से देखने को मिलेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबसे आपको फैट वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो जो भी नया टिश्यू हम लोगों का बढ़ता है शरीर में, उसके लिए जो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फल से मिलता है, सब्जी से मिलता है, पनीर से मिलता है और मिठाई से मिलता है। तो पनीर जो होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए 4 ऑप्शन में अगर सही माना जाए तो पनीर होगा, क्योंकि पनीर में प्रोटीन की मात्रा इन बाकी जो ऑप्शन है उनसे ज़्यादा होता है और प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि नए सेल के निर्माण में वो सहायक होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ऊतकों की वृद्धि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है यहाँ पे वो प्रोटीन होगा और प्रोटीन का जो स्रोत है वो पनीर है। तो इस तरह से इसका आंसर पनीर होगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में, यानी कि हम कह सकते हैं मेंटेनेंस में सहायता करते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो यहाँ पे अगर तीनों में से तीसरा क्वेश्चन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोलता है कि ये जो है आपका न्यूट्रिएंट्स का स्रोत है और इसलिए हम लोग यहाँ पे चौथा ऑप्शन पोषक तत्व और औषधि प्रभाव के तौर पे इसको देख सकते हैं। फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? तो फंग जो है विटामिन विटामिन का किया था, हार्मोन का या प्रोटीन का या एंजाइम का। तो ये जो है वो विटामिन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है जो गलत सुमेलित है। तो बाकी 3 वो हैं जो कि सही सुमेलित होंगे और एक जो होगा वो गलत होगा। तो विटामिन ए जो है मैकुलम बिल्कुल सही है। विटामिन बी जो है वो भी मैकुलम है के द्वारा ही खोजा गया था। विटामिन सी जो है वो जेम्स लिंड के द्वारा खोजा गया था और विटामिन डी जो है वो पॉल मूलर दिया गया है। पॉल मूलर एक्चुअली यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे किताब में देता है डीडीटी का जो खोज है उसका जो खोज है वो पॉल मूलर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी क्या होते हैं? कार्बनिक, यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन का इसमें मात्रा होता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार के तौर पे हम लोग जानते हैं? तो सहायक आहार कौन होता है? वसा है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है और विटामिन। तो विटामिन है बहुत कम मात्रा में हम लोग लेते हैं, इसीलिए इसको सहायक आहार के तौर पे हम लोग जानते हैं। और विटामिन की कमी से कई सारे रोग हमको देखने को मिलते हैं। इसकी अधिकता से भी रोग हमको देखने को मिल सकता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं, जिनमें जो प्रबुद्ध मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन है? सीधे इसका हम आंसर पढ़ दे रहे हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम। ये हम लोगों के शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कहाँ पे कैलोरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भोजन में मिलेगा? 4 ऑप्शन में, विटामिन में है, वसा में है, कार्बोहाइड्रेट में है, प्रोटीन में है। तो वसा में देखिएगा तो 1 ग्राम वसा में फैट में आपका 9.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी क्या होता है आपका मिलता है। तो इस तरह से फैट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रहता है, ये आपको पता भी होगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। सेब किसके स्रोत है? वैसे भी कहा जाता है कि डेली 1 सेब खाने से हम लोग जो है वो बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से सोडियम, पोटेशियम के, फास्फोरस, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के, फास्फोरस के और केवल पोटेशियम के। तो यहाँ पे जो है
वो केवल पोटेशियम आंसर देता है और ये बोलता है कि जो पोटेशियम होता है वो धड़कन को नियंत्रण, जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित कंट्रोल करता है और प्लस ब्लड प्रेशर को भी ये सामान्य बनाने में काम करता है या सहायता करता है। तो इस तरह से एप्पल जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक जो है वो हृदय रोगियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पोटेशियम। और पोटेशियम जो है आपको बताया गया कि धड़कन यानी कि आपका जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है, प्लस ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करके रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत है। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक तत्व, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो किस प्रकार सहायक है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। डायरेक्ट इसका जो सही आंसर है वो हम पढ़ देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सी जो दे रहा है वो है, ये शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए, शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ बड़े पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म पदार्थों में वो टूटते हैं और कुछ सूक्ष्म पदार्थ जो है आपस में मिलकर बड़े पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को चयापचय या मेटाबॉलिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। उपोपाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो सकता है या किताब में ये दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 सुमेलित होगा, 3 सुमेलित होगा और 1 सुमेलित नहीं होगा। कैल्सीफेरोल से अस्थि रुग्णता होता है, बिल्कुल सही है। नियासिन से पेलग्रा या धर्माग्रह होता है, ये भी सही है। कोबाला माइन से जो होता है संघातित रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कमी होती है, ये समझ लीजिए। और राइबोफ्लेविन यहाँ पे दिया गया है आपका B12, जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, उससे बेरी बेरी होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं बेरी बेरी जो होता है वो B1 से होता है, जो थाइमीन यहाँ पे हम लोग थायामीन या थाइमीन जो होता है उस विटामिन की कमी से यहाँ पे होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका बेरी बेरी, फिर है आपका बंधा और रतौंधी और वर्णधानता करके यहाँ पे दिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला यहाँ पे लिखा होगा। तो हम लोग जानते हैं बेरी बेरी जो होता है वो होता है B1 से, और B1 जो है वो चावल की पॉलिश किए हुए चावल में नहीं मिलता है, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी कि पॉलिश किए हुए चावल में B1 की कमी होती है, और B1 की कमी से आपका थायमीन की कमी से, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बेरी बेरी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये बीमारी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित फिर से यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 3 सुमेलित होगा और 1 सुमेलित नहीं होगा। विटामिन B6 जो है वो धान के चोकर में मिलता है, राइस ब्रेन में मिलता है, सही है। विटामिन B12 जो होता है कांड यकृत के तेल में होता है। एक्चुअली ये जो कांड यकृत का तेल जो दिया जा रहा है वो मछली से निकाला जाता है, और मछली का तेल में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा, ये किताब में दिया हुआ था। और ओमेगा 3 करके यहाँ पे मिलता है, ओमेगा है ना, ओमेगा 3 करके यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको B2 जो है वो नहीं मिलेगा। तो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे बोला है सुमेलित नहीं है, तो यही होगा। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल से मिलता है। विटामिन के यहाँ जगह एल्फाला करके जो दिया गया है वो आपका सही दिया गया है। तो ये किताब में दिया हुआ था, हम जैसा आंसर देख रहे हैं वैसा आपको बता दे रहे हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, मिर्च में है, कुमड़े में है, मटर में है और मूली में है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो 4 ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मिर्च होगा। विटामिन जो खट्टे फलों साइड्स में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सुविधा करता है। विटामिन सी वैसे भी त्वचा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में मिलते भी हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, कच्चे और ताजे फल, दूध, घी और दालें। तो ये कच्चे और ताजे फल जो कि खासकर खट्टे फल जो होते हैं उसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो रूब यहाँ कुछ होगा, हो सकता है आम है, आंवला है, दूध है, तो आंवला जैसे कि आपको बोला गया, खट्टा फल में ज़्यादातर आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक होता है, तो विटामिन सी है। त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग जो हैं विटामिन सी से समाप्त हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो यहाँ पे देख लीजिए, संतरा जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आंवला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे आंवला दिया हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे मात्रा आंवला का ज़्यादा होगा इसलिए दिया होगा। लेकिन संतरा में भी विटामिन सी जो है वो मौजूद तो रहता ही रहता है।
उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, अमरूद, आम और संतरा। यहाँ पे 21 नंबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो दिया गया है संतरा दिया है। तो देखिए कहीं कहीं पे एग्जाम हॉल में तो कन्फ्यूजन होता ही होता है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है वो तत्व, और उसके आधार पर आपको मानना है। लेकिन ऐसा ऑप्शन देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे देता है। अब क्या कीजिएगा, एग्जाम में इस तरह से आपको फिर रिस्क लेना पड़ता है ना। हो सकता है आपका सही हो जाए, हो सकता है आपका गलत हो जाए, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन को आप पहले बना के जाइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड जो है वो हम लोग विटामिन सी को बोलते हैं। घाव भरने में सहायक विटामिन जो है वो कौन है? अभी तुरंत आपको बताया गया, विटामिन सी जो है त्वचा से संबंधित कई प्रकार के रोगों को समाप्त कर देता है, तो ये घाव को भरने के लिए भी सहायक होता है, और इस तरह से विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसके अवशोषण से विटामिन सी किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है? मतलब विटामिन सी किसको अवशोषित करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही, लोहा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? मतलब शरीर में वो रहता नहीं है, तो ये जो होगा विटामिन सी होता है, चूंकि जल में ये क्या है, घुलनशील है, इसीलिए। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? मतलब ब्लड क्लोटिंग जो है वो नहीं होगा। विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई से, विटामिन के से। तो हम लोग जानते हैं विटामिन के अगर का कमी हो गया तो रक्त का थक्का क्लोटिंग जो है वो बहुत कम होगा, या धीरे धीरे होगा, या तो नहीं भी हो सकता अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गया तो। रक्त का थक्का बनने में सीधा सीधा फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, विटामिन के यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ जो है, निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन के। जनरली हम लोगों के विटामिन के जो है शरीर में ही बन जाता है, इसको बाहर से हम लोग बहुत ज़्यादा ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शरीर में संश्लेषित या है ना वहाँ पे उनका निर्माण हो ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोलता है कथन ए, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। तो यकृत में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो B12 नहीं बल्कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के तथा B12 यहाँ पे आपका संचयन रहता है। तो सॉरी, हाँ, तो B12 संचयन रहता है, तो ठीक है, यहाँ तो B12 दिया हुआ है। हाँ, ये तो आपका कथन क्या हो जाएगा, सही है। B12 जल में विलय है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, तो यकृत में संचित रहने का कारण ये थोड़ी है कि ये B12 जल में विलय है, ये इसका मेन कारण नहीं है, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये और दोनों अपने अपने जगह में दोनों सही है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसलिए ये यकृत में नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। इसका दूसरा रीजन हो सकता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? बहुत इजी है, सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये एग्जाम हॉल में आप जरूर देखिएगा कि कौन सुमेलित है नहीं है। तो विटामिन B12 जो है आपका प्रति रक्तता कारक है, मतलब रक्त की कमी जो है उसको नहीं होने देता है। विटामिन ए जो है प्रति रक्तस्रावी, यानी कि रक्त का थक्का जो है जमने में मदद करता है ना, मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है ताकि रक्त जो है ज़्यादा ना स्रावित हो जाए। विटामिन डी जो है बांध्यता जो होता है वो विटामिन ई के कमी से होता है, ना कि डी के कमी से आपका क्या होगा, हड्डी से संबंधित बीमारी होगा। विटामिन सी जो है वो स्क्रवी रोग से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर जो है कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो विटामिन डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। 32 नंबर है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग जो होता है वो कौन सा होता है, उसको देख लेना है। तो रिकेट्स है, बेरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो हम जानते हैं रिकेट्स जो है वो हड्डी से संबंधित बीमारी है और बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो आपको बोन से संबंधित बीमारी ये भी है, जिसमें हमारा जो हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाएगा और ब्रिटल हो जाता है, बोलता है मतलब भंगुर हो जाता है। अगर थोड़ा भी चोट लग गया तो वहाँ पे क्रैक होने या टूटने का वहाँ पे संभावना रहता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और सी दोनों को मिला के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सिफेरोल है, फॉलिक अम्ल है और रेटिनोल है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कैल्सिफेरोल हो जाएगा, विटामिन डी, और ये ही जो रहता है वो हड्डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं नियासिन जो होता है वो पैलेग्रा, ये बिल्कुल है। थियामीन जो है B1 बेरी होगा। विटामिन डी जो है उससे सूखा रोग हो जाता है, वही हड्डी वाला को ही
लिख रहा होगा, सूखा रोग। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का के लिए आपको बताया गया, जबकि यहाँ पे बंध्यापन लिखा है और बंध्यापन के लिए बताया गया विटामिन ए। अगर वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लीजिएगा ना, तो बहुत सारा डाटा तो आपको क्वेश्चन देखते देखते अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो याद हो जाएगा। और अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं या क्वेश्चन उतना नहीं बना पाए हैं, टेस्ट नहीं बना पाए हैं, तो वीडियो देख के भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। वैसे है ना, काम नहीं चलेगा कि वीडियो चला दिया और छोड़ दिए, या है ना वीडियो चला के सो रहे हैं, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। रतौंधी निम्नलिखित में की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है आंख से संबंधित बीमारी है और विटामिन ए की कमी से आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पे रहता है? विटामिन ए जो है हम लोगों के लीवर में यानी कि यकृत में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। हम प्रयास करें जितना जल्दी से जल्दी आपका टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को है ना सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता चल जाए और एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूलगोभी और पालक। ऐसे भी आंख को तेज करने के लिए बोला जाता है ना, गाजर खा, तो गाजर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन में ही ढूंढना है आपको, क्योंकि ऐसे पढ़ के रट के जाइएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है 38 में कि निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब है, पपीता है, अमरूद है और आपका आम है। तो यहाँ पे आपको बताना है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कहाँ है। तो विटामिन अगर ए देखिएगा तो यहाँ पे सेब, पपीता, अमरूद और आम में आंसर जो देता है विटामिन ए का स्रोत जो देता है वो ए देता है, आम देता है। आम में ये भी यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग जब देखे थे तो वहाँ पे दिया हुआ था कि आम में आपको विटामिन ए के अलावा यहाँ पे और भी विटामिन मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यहाँ पे विटामिन सी मिलता है और विटामिन यहाँ पे ई भी पाया जाता है, जो बंध्याता का कारण आपको बताया गया ना, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो खट्टापन रहता है तो विटामिन सी तो मिलता ही मिलता है, लेकिन किताब में विटामिन ई भी लिखा हुआ था और ए भी लिखा हुआ था, तो इसका आंसर आपका डी दिखने को मिलता है। फिर 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 39 में यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पे आपको आपका 3 ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित मिलेगा और एक ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं मिलेगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो रेटिनॉल विटामिन ए जो है वो क्या कहता है? जेरोफ्थैलेमिया करके है, वो सही है। जेरोफ्थैलेमिया आंख से संबंधित बीमारी है। टेकोफेरोल जो है विटामिन ई जो होता है आपको अभी बताया गया बंध्यापन का कारण होता है, ना कि बेरी का कारण होता है। तो इसका कारण तो B1 होता है, तो ये आंसर तो यही हो जाएगा। साइनाकोबालामाइन जो होता है B12 होता है। रक्तअल्पता, रक्त की कमी के कारण B12 के कारण रक्त की कमी आपको देखने को मिल सकता है। और कैल्सीफेरोल जो है वो ही होगा जो कि विटामिन डी से संबंधित है और इससे संबंधित बीमारी जो है वो रिकट्स है, हड्डी से संबंधित, अभी हम लोग देखे थे, जो कि बचपन में होता है, यानी कि बच्चों में आपको देखने को मिलता है। विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है और राई यानी सरसों का तेल है। तो गेहूं अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का जो कमी है, प्रचुरता है, उसमें देखने को मिलता है इस तेल में। और आपको बताया गया है इसकी कमी से क्या होता है? बंध्या रोग होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा 41 में है विटामिन ए जो होता है वो संतरा होता है। विटामिन डी में यकृत, जो कि अभी मछली वाला तेल आपको बताया गया था, वो होता है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल होता है। विटामिन के है अल्फा फ्ला करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि विटामिन ई जो है आपका पूछा गया है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका विटामिन ए जो है यहाँ पे विटामिन ए वो संतरा में नहीं मिलता है। ये संतरा में विटामिन सी जो है वो मिलता है, यानी कि खट्टे पदार्थ में आपको बार बार बताया जा रहा है विटामिन सी प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन का या हार्मोन का या विटामिन का निर्माण हो सकता है, उनमें से आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसका निर्माण नहीं होगा। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, तो ये सब सारा चीज़ में से कुछ का निर्माण हो सकता है। विटामिन ए जो है हम लोगों को बाहर से ही लेना पड़ता है और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। फिर है 43 है कथन, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियाँ खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हरी सब्जी अगर खाना नहीं हम लोग नहीं खाएंगे तो उसको रतौंधी ही हो जाएगा।
ठीक है, विटामिन ए का कमी हो जाएगा, लेकिन रतौंधी हो जाएगा ये कहना बहुत एक्सट्रीम लाइन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट को हम काट देते हैं। विटामिन ए की कमी हो जाएगी ये बिल्कुल है। अगर हम हरा साग सब्जी को कम लेंगे तो विटामिन ए का कमी होगा, ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि है ना विटामिन ए का केवल और केवल एकमात्र स्रोत हरी सब्जियाँ हैं। हो सकता है इसके जगह वो दूसरा ऐसे स्रोत को है ना इस्तेमाल कर रहा हो जिसमें विटामिन ए मिलता हो, तो हो सकता है उसको रतौंधी ना हो। तो इसलिए ये एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, इसलिए कथन जो है उसको हम लोग काट देते हैं और कारण को यहाँ पे सही लेके चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर 43 का सही आंसर देखिएगा तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। फिर है यहाँ पे कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है वो आपको पूछा जा रहा है। तो कोबाल्ट जो है आपको कहाँ पे पाया जाएगा, B12 में पाया जाएगा। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। मतलब हम जब सपना देखते हैं तो वो लंबी समय तक हमको याद नहीं रहता है, तो सपना को ज़्यादा देरी तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होता है, तो विटामिन B6। तो यदि आपको भी यहाँ पे सपना याद नहीं हो रहा है तो आप जो है विटामिन B6 की कमी से जूझ रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या है नहीं है ये ज़्यादा डिटेल में हमको पता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आंसर यही था, ये हम आपको बता रहे हैं। 47 में यहाँ पे देखते हैं सुमेलित करने के लिए दिया है। तो रतौंधी हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग है। रिकेट्स जो है विटामिन डी से संबंधित है जो कि हड्डी से संबंधित है। स्कर्वी जो है वो मुंह में हो जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी जो होता है वो B1 की कमी से हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको मिला लिए। इसका सही ऑप्शन अगर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको विटामिन ऑप्शन यहाँ पे सी। फिर है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग या स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, B1 नहीं ले रहा है, डी नहीं ले रहा है या सी। तो बेरी से B1 हो जाएगा, सूखा रोग जो हड्डी का है डी होगा, स्कर्वी से क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको इसीलिए बोला गया था इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ फिर से ढूंढना है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित होगा। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। B3 से पेलेग्रा होता है, ये भी सही है। विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। रिकेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलियो है ना लासिस जो आपका हड्डी का रोग हो गया वो, ये तो एक आनुवांशिक रोग है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर तो आपका यही हो जाएगा। फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता होता है, यानी रक्त की कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे आपको पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे 3 आपका सही सुमेलित होगा, 1 सुमेलित नहीं होगा। विटामिन डी जो है सुखंडी, उसी को रिकेट्स वगैरह सबको बोल रहा है, अलग नाम दिया गया है। विटामिन सी मसूड़े का रोग, वही स्कर्वी को बोला गया है। विटामिन ए से गठिया नहीं होता है, आपको पता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, और विटामिन B1 से आपका बेरी होता है, थायमिन से। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन तक हम लोगों का हो गया। अब चलिए हम लोग 51 से देखते हैं कि क्या यहाँ पे पूछा गया है। फिर से यहाँ पे 2 सूची दिया गया है और यहाँ पे इन सूचियों को मिलाने के लिए कहा गया है। रेटिनोल जो कि विटामिन ए हम लोग इसको कहते हैं, इससे क्या होता है आपका आंख से संबंधित यहाँ पे क्या होता है बीमारी होगा। टेकोफोरोल जो होता है वो विटामिन ई से संबंधित है, और ये जो है आपका किससे संबंधित होगा, ये बांध्यता से संबंधित होगा। उसके बाद है साइनाकोबालामाइन, ये B12 होता है, और इससे जो है रक्त की कमी हो जाएगी। और पायरोडॉक्सिन जो होता है उसे मासिक अव्यवधि आपको देखने को मिलता है, जो कि विटामिन B6 होता है पायरोडॉक्सिन। ये सब उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब कोई कॉन्सेप्ट विटामिन देखने को मिलता है, सिंपल सा है विटामिन है, किसकी कमी से क्या रोग होता है ये आपको पढ़ना होता है, और उसका जो स्रोत है वो कौन कौन है ये एक लिस्ट में आपको मिल जाएगा किताब में, इसको पढ़ना होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई चैप्टर को रिवाइज नहीं करवाए, सीधे क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है, विटामिन नहीं है, थायरोक्सिन जो है वो विटामिन नहीं है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में क्या होता है, तो केला में क्या सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी आपको मिलेगा 116 किलो कैलोरी होता है 100 ग्राम केले में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन जो है तो प्रोटीन में अधिक पाया जाता है। फिर यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है और सेम इसका आंसर होगा, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर सोयाबीन होगा। तो इस तरह से सोयाबीन हो गया। 57 में देखते हैं निम्नलिखित में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो 3 ऑप्शन में यहाँ पे सबसे अच्छा स्रोत आपको मूंगफली मिल रहा है। देखिए सब में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का कुछ ना कुछ मात्रा होता ही होता है, तो जिसमें ज़्यादा मात्रा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वो उसका अच्छा स्रोत है। तो मूंगफली जो है वो
प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें फैट वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बल्कि प्रोटीन जितना होता है उससे ज़्यादा फैट ही मिलता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है उसमें से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मूंगफली में है, और इसीलिए इसका आंसर हम लोग मूंगफली मान के चल रहे हैं। प्रोटीन और वसा दोनों कहाँ पे मिलता है? देखिए यहाँ पे आपको जो अभी हम बता रहे थे उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल गया कि प्रोटीन और फैट दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगा मूंगफली में। तो जहाँ तक हमको याद हो रहा है कि 100 ग्राम में ये 26 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन होता है और 49 ग्राम जो होता है वो मूंगफली में फैट होता है। तो इस तरह से ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मानव की बाल और नाखून में यहाँ पे कम थोड़ा सा नख में चुप गया, नाखून होगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो केरोटीन जो होता है या कैरोटीन हम लोग इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल और टाइरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़िएगा तो सॉल्यूशन जो दिया हुआ था, जहाँ से हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें दिया हुआ था कि देखिए एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया और डोपामाइन आदि, ये सब जो है ना वो मस्तिष्क में बनाता है, और ये जो है मस्तिष्क में जब बनता है तो शरीर जो है अपने आप को क्या करता है, थोड़ा है ना सुस्त महसूस नहीं करता या दुखी महसूस नहीं करता है, ऊर्जावान महसूस करता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं वृद्ध होना मतलब क्या है कि आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया, आलस्यपना आ गया है ना, कमज़ोरता आपको देखने को मिल रहा है। जबकि है ना युवा अवस्था में क्या होता है, हम लोग जो होते हैं सुस्त नहीं होते हैं, शारीरिक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये सबसे बेस्ट लाइन है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है एमिनो अम्ल टाइरोसिन। तो ये टाइरोसिन के बारे में अभी हम बता रहे थे। एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन आदि का ये क्या करता है, निर्माण करता है और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे ग्लूटीन जो है वो इसका सही आंसर है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो सकती है? देखिए ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन किताब में जो दिया हुआ था वो हम बता रहे हैं 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? अगर एक गिलास हम लोग यहाँ पे पानी पी ले तो कितने कैलोरी है? तो एक भी कैलोरी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। भोजन का एक प्रमुख, इसीलिए तो उपवास रखता है तो वो पानी पीते हैं, बाकी चीज़ नहीं भले पीते हैं लेकिन पानी वो पी सकते हैं, क्योंकि बिना पानी पिए हम लोग नहीं रह सकते। वो है ना कार्बोहाइड्रेट का या फैट का कोई स्रोत नहीं है जिससे आपको वहाँ पे एनर्जी मिलने वाला है। 64 में यहाँ पे बोलता है 64 में भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही टूटता है तब हमको एनर्जी जो है वो मिलता है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? देखिए यहाँ पे मतलब ये भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन या ऑप्शन किताब में ग्लूकोज दिया हुआ था, क्योंकि ग्लूकोज ही अल्टीमेटली यहाँ पे टूटता है तब जाके यहाँ पे आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे बी दिया होगा। फिर है लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? अगर लंबे समय तक हम कसरत कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लंबे समय पे तक अगर कसरत कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगा? या तो फैट से मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। तो जनरली सबसे पहले जो एनर्जी हम लोगों का शरीर जो लेता है वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। जब कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाएगा तब जाकर आपका फैट से आपका एनर्जी को लेता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। विटामिन ए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजीन है, एमिनो अम्ल है, वसा और टेकोफेरोल जो है वहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एमिनो एसिड जो है इसका सही आंसर देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में किस में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो करौंदा इसका आंसर दिया है। निम्नलिखित उपयुक्त खनिज मानव शरीर पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, लौह और सोडियम। तो इस तरह से यहाँ पे आपका तीनों का यहाँ पे क्या होता है, शरीर के मांसपेशियों में संकुचन और के लिए आवश्यकता होता है। कैल्शियम का भी आवश्यकता है, लोहा का भी आवश्यकता है और सोडियम का भी आवश्यकता है। प्रमुख धातु जो हम लोगों को शरीर में रहता है या तत्व जो रहते हैं है ना, उनमें से ये तीनों है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन का, आयरन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। तो पालक के पत्ता में आपको आयरन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। एक्चुअली विटामिन भी देखने को मिलता है, विटामिन ए भी देखने को मिलता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे बोला गया प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो आयरन मिलता है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है रूम में, अंडों में, हरी सब्जियों में और दूध में। तो ये जो है आपको हरी सब्जियों में इसका आंसर देखने को मिलता है। रूम यहाँ पे पता नहीं रूम की जगह कोई दूसरा ऑप्शन था या यही था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ठीक है आंसर वो नहीं है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? उसमें बहुमूल्य क्या होता है?
लाइसिन होता है, एमाइलेज होता है, इसी के कारण यहाँ पे बाहुल्य होता है, मतलब यही होता है, इसके कारण है ना दाने हो सकते हैं, लंबे हो जाते होंगे। फिर है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? मिठास आने का कारण क्या है? लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकेराइड जो होता है वो क्या होता है? तो लैक्टोज होता है। दूध में बैक्टीरिया का कारण है ना, किस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे खराब होता है वो पूछा गया है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। दूध का दही में परिवर्तन होने का कारण जो है वो क्या है? तो वो जो है आपका बैक्टीरिया ही है, जीवाणु है। दूध गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उनसे निम्नलिखित में क्या उपस्थित होता है? कैसीन है, लैक्टोज है, कैसीन तथा कैरेटीन है, तो यही हो जाएगा। कैसीन से जो कलर आता है वो है ना बोलता है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि सफ़ेद आता है, और कैरेटीन जो होता है इससे कलर जो आता है वो पीला होता है, और इसका फॉर्मूला देखिएगा तो C14 और H56 यहाँ पे आपका देता है। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था। भैंस के दूध की औसत वसा यानी कि फैट की मात्रा कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें फैट जो होता है वो ज़्यादा होता है, 7.2 देता है। दूध प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं दूध का जो प्रोटीन यानी कि उसका जो एंजाइम होता है उसको पचाने के लिए रेनिन की आवश्यकता है, तो जो कि पाचन तंत्र में हम लोग देखे भी थे। कौन सी दुग्ध होता है? कैसीन क्या होता है? जीवाणु है, तो हम लोग जानते हैं ये तो प्रोटीन होता है ना, जो कि यहाँ पे मौजूद था और इसी के कारण सफ़ेद रंग आ रहा है। फिर यहाँ पे दिया गया है दूध का धवल रंग जो है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिर से वही है, कैरोटीन और कैसिन यहाँ पे दोनों दिया गया है। तो धवल जो है वो हम थोड़ा वाइटिश टाइप का यहाँ पे देख के चल सकते हैं, तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो कैसिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 82 नंबर। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा अगर आप इसको बनाए होंगे। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 82 नंबर है ना, तो यहाँ पे आपका 3 जो है सुमेलित होगा और 1 जो है सुमेलित नहीं होगा। सैक्रिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है उसका काम करता है। तो सैक्रिन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है, और ये केमिस्ट्री वाला अगर आप देखे होंगे वीडियो हम लोगों का, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा, जो कि है ना जो चीनी होता है जिसको हम लोग सुक्रोज कर रहे हैं उससे 550 गुना ज़्यादा ये क्या होता है? मीठा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। एड्रेनलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि हार्मोन देखे थे, थायमिन विटामिन है, ठीक है। कैरेटीन जो है वो प्रोटीन है, अभी दूध में हम लोग देख रहे हैं, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सैक्रिन हो जाएगा। फिर 83 है, शरीर के ऊतक टिश्यू का निर्माण होता है। शरीर के ऊतक टिश्यू का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शुरुआती क्वेश्चन में ही देखने को मिला था। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होती है? तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी से होती है। फिर यहाँ पे सूची मिलाने को देख रहा है, देखिए विटामिन यहाँ पे हम बता देते हैं। विटामिन जो B12 है वो तो आपका कोबाल्ट इसमें मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन जो रहता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है उसमें आपका क्या मिलेगा? आपका आयरन मिलेगा। ये हम लोग पुराने चैप्टर में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ब्लड वाला हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आपको बता दिया गया था। और क्लोरोफिल जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? तो क्लोरोफिल जो है यहाँ पे आपको शुरुआती वाला जो था मैग्नीशियम वहाँ पे था ना, मैग्नीशियम वहाँ पे उधर था, इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। पीतल में तांबा और क्या रहेगा? जिंक रहता है, जस्ता रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, मिला लीजिएगा, है ना। 86 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया हीमोग्लोबिन, आयरन हो गया, खाने के नमक, सोडियम हो गया, कपड़े धोने का सोडा हो गया, वो पोटेशियम हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम। सूक्ष्म तत्व कहने का मतलब है शरीर को है ना किसका कम मात्रा नहीं चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे हमको लगता है होना चाहिए। कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? हाँ, तो गंधक जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 88 का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। एक्चुअली मीठा है लेकिन फिर भी यहाँ पे देता तो है विटामिन सी ही। 89 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत जो है विटामिन का दूध नहीं है, बाकी आम, पपीता, गाजर में कुछ ना कुछ विटामिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे मिलता है? रक्त में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, त्वचा में या अंडों में? तो ये जो हो जाएगा आपको ऊन में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, ये आपको बताना है। तो कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है, बाकी केस बाल में प्रोटीन रहेगा, आपका स्पाइडर सिल्क में रहता है, खूर में भी प्रोटीन रहता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सभी के सभी तत्व जो है वो प्रोटीन में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है?
तो ऊष्मा है, अवरक्त किरण है, एक्स किरण है, भारी धातु और लवण है। तो कौन विकृत नहीं करता है ये पूछा गया है। तो इंफ्रारेड जो है, अवरक्त किरणें जो है विकृत नहीं करता है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो एंजाइम के कथन में के बारे में बताया गया है, ये एक उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये अपने उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही ही है। यहाँ पे 95 है, तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं। क्यों आवश्यकताएं हैं? तो वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर यहाँ पे होती है, ऐसा करके यहाँ पे देता है। अच्छा, तरुण और वृद्ध व्यक्तियों की प्रोटीन की आवश्यकता, हाँ वृद्ध में उच्चतर है और तरुणों में थोड़ा बहुत न्यूनतम भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। फिर है सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन युक्त दैनिक मात्रा कितना है। ये भी आपको देखिए चेंज आपको मिल सकता है, जो ऑप्शन में या आंसर यहाँ पे दिया गया था वो हम बता देते हैं, लेकिन कम बेसी ये हो सकता है। तो इसमें आंसर जो दिया गया है वो 45 ग्राम दिया गया है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर जो दिया गया है वो 70 ग्राम दिया गया है। बोतल का दूध पीने वाले और बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? मतलब माँ का दूध जो पीता है उस बच्चा में क्या विशिष्ट लक्षण है बोतल के दूध पीने वाले बच्चे से? सबसे पहला वो कम मोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी अधिक होगी, हाँ ये भी ठीक है। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलेंगे, ये भी ठीक है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि वैसा कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किस चीज़ का अभाव यहाँ पे रहता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो लोहा का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का प्रचुर मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्च एक क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में भी जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। यहाँ पे स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट है। दोनों के बारे में क्या है वो देख लेते हैं। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, बिल्कुल है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? मतलब वो विटामिन है लेकिन वो हार्मोन के जैसा माना जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैल्सीफेरोल ना, जो कि हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, ये है ना कथन जो है ये आपका सही नहीं है, ऐसा दिया गया है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन बी थियामिन के अभाव से हृदयघात हो सकता है। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा है ना। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि दूध में यहाँ पे लिखता है जो है विटामिन आपका B1 मिलता है, B2 भी मिलता है, और B6 और B12 भी यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया गया था उसमें लिखता है कि ये विटामिन बी में होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्नलिखित में किससे कुपोषण होता है, ये आपको पूछा गया है। कुपोषण का कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, अतिपोषण, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण के कारण होता है। तो यहाँ पे नीचे दिए कूट का सही प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुपोषण किसको कहेंगे? अतिपोषण, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण। तो हर चीज़ है, अगर आप हद से ज़्यादा भी दे दीजिएगा तो भी वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो ऐसा ही आंसर यहाँ पे दिया हुआ था, तीनों का तीनों। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। रोग उत्पन्न आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता होती है। ये जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो पहला कथन देखते हैं, मानव भोजन के वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट में आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता होती
होते हैं, ये आपका सही दिया हुआ है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 1, 2 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर में यहाँ पे क्या पूछा गया है। अलसी किसका प्रमुख स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अलसी है। सेम क्वेश्चन है, अलग से पूछा गया। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम और पोटेशियम का मात्रा मिलेगा। फिर यहाँ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिससे अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये आपका दिया गया है। तो विटामिन जो है बलवर्धक नहीं होते हैं, ये जो होते हैं रोग प्रतिरोधक होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। आपका विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे अथी नहीं दिया है, बलवर्धक हो सकता है, किसी से अथी भी होता होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो विटामिन सही, तो इसको तो सही माना है यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे इसको सही माना है। और विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ये तो आपका क्या है, गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे कथन कारण है, मतलब कथन कारण है। चलिए इसको देखते हैं कि कथन कारण में कौन सा ये आपका सही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका देखिए, तो पहला है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। 1-2 विटामिन को छोड़ के बाकी विटामिन हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। दूसरा है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ये आपका क्या है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व का ही संश्लेषण करते हैं, नहीं, बहुत सारे और भी अन्य तत्व है पोषक तत्व के अलावा जो हैं वो भी यहाँ पे क्या करते हैं मतलब उसका भी संश्लेषण होता है। जैसे विटामिन वगैरह भी हम लोग देखे थे, या हार्मोन है, बहुत सारा चीज़ों का अथी होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर यहाँ पर फिर से आपका ये दिया गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मानव शरीर आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोइन अनिवार्य रूप में शामिल होते हैं, ये सही है। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में भोज्य पदार्थ में किसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चावल। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करते हैं। तो शरीर की ऊष्मा का क्षय, हम लोग का मतलब फैट ज़्यादा रहता है तो वो क्या करता है, गर्मी, जैसे मोटापा हो गया, फैट ज़्यादा हो गया, तो वो हम लोग को शरीर को क्या रखता है, गर्म रखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 115 बोलता है निम्नलिखित में किसे चयापचयी, वही मेटाबॉलिज्म जो है प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज। तो अभी आपको बताया गया था 9.3 किलो कैलोरी जो है वो आपको मिलता है फैट में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है, क्या है? चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 80% क्या है, प्रोटीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फिर से कथन कारण, यहाँ पे दिया गया असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल है, असंतृप्त है। असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, नहीं, ये ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला को सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और यही जो होता है वो टूटता है और ये टूटता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है असंतृप्त वसा जो होता है हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली क्या होता है, बहुसंतृप्त वसा अम्ल होता है। फिर 119 में आहार उत्पादकों के विक्रय में जुटी एक कंपनी एक विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादकों में ट्रांस फैट्स नहीं है, उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही है। कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, ये सही है। कंपनी के आहार उत्पादक पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका द्वारा स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचाएगा, ये भी आपका सही है। और इस तरह से ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है ये पूछा जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का क्या है, फैट है। वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान, अब यहाँ पे आनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन केवल पोषक से है, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको आनुवांशिकता से देखने को मिलेगा।
चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल है इसका आंसर। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वो कौन था? वो मटर का दाना था। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, मेंडल में आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, लैंगिक जनन और यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। जीनोम चित्र जो है, मैपिंग जो है, किससे संबंधित है? रक्त वर्गीकरण है, जीन चित्रण से, स्नायु केंद्रों का चित्रण है, मस्तिष्क का चित्रण है, तो जीन के चित्रण से संबंधित है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो ये क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक क्या होता है? भाग है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो वही है, जीन को ही हम लोग आनुवांशिकता का क्या मानते हैं? इकाई मान के चल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जीन। उसके बाद 128 में यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी प्रजाति के गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? जनरली स्थिर। जनरली क्या? हमेशा स्थिर ही रहता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए जो है उत्तरदायी है। फिर है, प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 130 है, तो इसका है बारबरा मैक्लिंटॉक करके इसका नाम देता है ना। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? ये पूछा जाता है। एमिनो अम्ल कौन नहीं बनाता है? टायरोसिन बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा जो होता है वो कौन सा होता है? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका कौन सा शर्करा नाम ही होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज होता है। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया है। डीएनए की कुंडलित संरचना किसके द्वारा किया गया है? ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया है। एक वर्णार्च पुरुष एक सामान्य महिला विवाह करता है, वर्धांधता लक्षण क्या होने की चांसेस है? तो पुत्रों और पुत्रियों में यहाँ पे है ना होने के चांसेस है। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपने कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो ये केवल क्या हो जाएगा आपका? 1 मिनट, यहाँ पे 36 जो हो जाएगा, एक्स खतरा रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले और एक्सरे तकनीक है ना, कोयला खनक और रंगरेज की रंगजनन। तो डीएनए में अस्थायी परिवर्तन किससे खतरा हो सकता है? तो केवल एक्सरे तकनीक वाला से ही हो सकता है, बाकी किसी से वैसा डीएनए में स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो रक्त जो होता है वो प्रभावित होता है, रक्त बनने का। फेलिन कीटोन में उपापचय की जन्मदाता भूल का एक उदाहरण है। भूल से क्या यहाँ पे निर्देश यहाँ पे देना चाह रहा है? तो ये एंजाइम के वंशागत अभाव है। एक व्यक्ति जो फेनेलकेटोनुरिया रोग से प्रभावित है उसके बारे में क्या दिया गया है? वृक्क का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता, यही आपका आंसर हो जाएगा, नपुंसकता नहीं होगा। बहुचर्चित बाल बेबी रोग जो है वो क्या होता है? तो बाल बेबी रोग क्या है? ये जो होता है रोगग्रस्त शिशुओं के उपचार में जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, उसको बाल बेबी रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ख़त्म हो गया है, अब 10 तो बचा है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करती हैं? स्त्रियां स्वयं करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। आनुवांशिक विकारों संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णधान है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, उसका पति वर्णांध नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इनकी एक पुत्र और एक पुत्री के द्वारा पुत्री। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से एक कथन सही होने की संभावना यहाँ पे है? तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर होगा, पुत्र वर्धांत होता है किंतु पुत्री जो है वर्धांत नहीं होते। अभी लास्ट में इसका रीज़न हम बता देंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से ये निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवांशिक रोग जो है वो लिंग संलग्न है? तो ये रॉयल हीमोफीलिया, वहाँ से ही वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। फिर 144 है, हीमोफीलिया का आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि वो है ना क्लोटिंग नहीं जमा होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? तो वो हो जाएगा आपका आनुवांशिक रोग में आपका हो जाएगा हीमोफीलिया। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधानता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों वो पीड़ित होते हैं ज़्यादा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसका रीज़न अभी हम बताएंगे लास्ट में। अब रुक जाइए और 3 क्वेश्चन अति करते हैं। उसके बाद स्त्रियों की तुलना में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका पेशी दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके यहाँ पे दिया गया है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कहाँ पे होता है? तो डाउन सिंड्रोम होता है गुणसूत्री की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है
किसके लिए उत्तरदायी है, तो डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष, यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 50 होगा। ये कैसे होता है वो देखिए यहाँ पे मान के चलिए पुरुष है, पुरुष का अगर एक एलील पे भी अगर हम कह सकते हैं एक यहाँ पे क्रोमोसोम में भी अगर किसी भी प्रकार का रोग होता है, जैसे कि मान के चलिए हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पे अगर गुण है, तो ये रोगी हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर महिला में अगर इस तरह से रहेगा तो ये रोगी नहीं होगी। तो मान के चलिए एक महिला जो है वो बिल्कुल क्या है, किसी तरह का उसमें रोग नहीं है आनुवंशिक, जबकि पुरुष में है तो वाई में है। तो इस तरह से एक्स मिलेगा, तो महिला में यहाँ पे किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। फिर एक्स, ये एक्स के साथ होगा तो यहाँ पे भी कोई रोग नहीं होगा। लेकिन एक्स और ये वाई यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, और इस तरह से यहाँ पे एच यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा जो कि बीमारी का कारण बनेगा। फिर इस एक्स के साथ फिर से ये बनाएगा एक्स और वाई में फिर से यहाँ पे अनुवांशिक ये रोग आएगा, और इस तरह से यहाँ पे 50% में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी उसमें रोग नहीं होगा, और जो लड़के होंगे उसमें रोग होगा। तो इस तरह से ये कारण है। इसी तरह से आप किसी में भी निकाल सकते हैं। अगर मान चलिए यहाँ पे स्त्री है तो यहाँ पे आप एच रख लीजिए, और यहाँ पे पुरुष में वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो यहाँ पे नहीं रखिए, और उसके बाद ये करके देखिए तो आपको बाकी जो क्वेश्चन था वो भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 450 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। बस आपका बीमारी वाला बचा हुआ है वो खुद से कर लीजिए। एक आध दो चैप्टर और टॉपिक हो सकता है, अभी टाइम नहीं होने के कारण उसको हम लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसका अभी बना हुआ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।